ठीक है, आज हमने जो पेपर करना है वो 2025 का। ठीक है। अ, हमने करना है 2025 का पेपर नंबर 195। ठीक है, पेपर नंबर 195 जो है वो हमने आज करना है। इसका पाकिस्तान अफेयर्स का पार्ट आज की क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले पहला जो हमारा इसका क्वेश्चन है वो था कि पाकिस्तान का जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ। तो वो लोधरा के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। और ये तो पता चल गया कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो नॉन फॉर्मल मतलब एजुकेशन सेंटर था वो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, लोधरा के अंदर। और ये किस सन में हुआ था, अगर आपसे सन पूछ लिया जाए तो ये फेब 2019 में जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था बाय द पंजाब लिटरेसी डिपार्टमेंट। ठीक है। ये वो ख्वाजा सारा कम्युनिटी के लिए किया गया था ताकि उन्हें जो है वो बेसिक एजुकेशन और बेटर जो है वो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाए। बस इससे और इससे इसके अबाउट आपने और डिटेल नहीं करनी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। द शिमला डेपुटेशन वाज अ गैदरिंग ऑफ डैश प्रोमिनेंट इंडियन मुस्लिम लीडर्स लेड बाय आगा खान सोम इन अक्टूबर 1906। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका शिमला डेपुटेशन के बारे में है। इसमें ये है कि शिमला डेपुटेशन में कितने मेंबर्स थे। ठीक है, कितने इंडियन मुस्लिम मतलब प्रोमिनेंट लीडर्स थे जो कि आगा खान सोम की क्यादत में जो है मतलब वो वफद किया था। तो इसमें टोटल आपके पास कितने मेंबर्स हैं इसमें आपके कितनी टोटल बड़ा गंदा रवाज है अपने 35 पाकिस्तान का तो मेंबर्स हैं। जम के कितनी पेटो काइंडली मेरे अपने को दे माइक्स ना ऑफ रखा करें। शादी हुई कि शायद आओ जोड़ा जस्ट 1 मिनट बस। ठीक है, तो इसमें ना हम लोग जो पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें ना शिमला डेपुटेशन में जो है ना वो कितने मेंबर्स गए थे, 35 मेंबर्स गए थे। ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे एक तो आपका ये क्वेश्चन कवर हो गया कि ये 35 मेंबर्स गए थे। दूसरा, अगर आप क्वेश्चन में देखा जाए तो अगर आपसे पूछा जाए कि शिमला डेपुटेशन मतलब शिमला वफद जो है ये मतलब किस सन की बात है, तो ये 1906 की बात है। अब एक एमसीक्यूज आपका यहाँ पे कवर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि उसको लीड कौन कर रहा था तो उसको आगा खान 3 लीड कर रहे थे। अब तीसरा एमसीक्यूज आपका यहाँ पे कवर हो गया। ठीक है। और ये तीनों एमसीक्यूज जो हैं वो किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं। अगर इसके बाद थोड़ा सा और अगर हम शिमला डेपुटेशन की थोड़ा सा अगर डेट देख लें। जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अगर हम इससे रिलेटेड अगर कुछ और क्वेश्चन करें तो इसमें यह था कि एक तो ये हो गया कि 35 हो गया। मतलब ये ना मिले थे, किससे मिले थे, लॉर्ड मिंटो से मिले थे। ठीक है, जाके किससे मिले थे ये, लॉर्ड मिंटो से। ये अपने ना मतलब कुछ मुतालबात लेकर गए थे लॉर्ड मिंटो के पास। और कहाँ पे, शिमला के अंदर। तो ये अपने कुछ मुतालबात जो हैं ये लेकर गए थे, लेकिन मिंटो ने ये कहा कि जाओ पहले अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाओ। ठीक है, तब अपने जो है मुतालबात लेकर फिर मेरे पास आना। तो फिर ये क्या हुआ था, ये वापस आए। और जब ये वापस आए तो फिर इन्होंने आकर क्या किया था, अपना मुस्लिम लीग का फिर क्या अमल में आया। अच्छा। ये हो गया इसके बारे में। और इसमें मेजर डिमांड आपसे पूछ ली जाती है कि शिमला डेपुटेशन में जो इनकी मेजर डिमांड थी, प्लेस क्या थी, शिमला थी। ठीक है, शिमला के अंदर।
इसमें जो इनकी मेजर डिमांड थी ना, वो मेजर डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, मेजर डिमांड क्या थी इसमें? सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, ये इनकी मेजर डिमांड थी इसके अंदर। तो बस इसके बारे में आपसे यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये कब का है इंसिडेंट, मतलब वाकया कब का है? 1 अक्टूबर 1906, शिमला डेपुटेशन। बस इसके बारे में ना आपने इतना ही लिखना है। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स कब माना गया था? सेपरेट इलेक्टोरेट जो है ना, ये वाला, ये ग्रांट हुआ था, ग्रांटेड आफ्टर मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स। ठीक है, ग्रांटेड आफ्टर, ये कब ग्रांट किया गया था? आफ्टर मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स। मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स जो है ये आई थी 1909 में। ठीक है, उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात इनकी मान ली गई थी। 1909 मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। अब इसको अगर आप याद करना चाहें तो इसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक है आपके पास, आप इसको याद कर सकते हैं। AIMS। ठीक है, AIMS, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसे आप याद कर सकते हैं। ए से आपके पास क्या आ जाएगा? मतलब आगा खान। ठीक है, जो इसको लीड कर रहे थे। आई से आपके पास क्या आ जाएगा? आई से आ जाएगा कि मतलब इंडियन मुस्लिम्स जो थे ये यूनाइट होकर गए थे। ठीक है, इंडियन मुस्लिम्स, आपसे पूछा जा सकता है ना कि इसके अंदर कौन मतलब इकट्ठे होकर गए थे, तो इंडियन मुस्लिम्स थे। उसके बाद एम से आपके पास आ जाता है कि मतलब ये किससे मिले जाके? मिंटो से मिले। और एस से आपके पास आ जाता है कि इसके अंदर सेपरेट, इनकी डिमांड क्या थी? सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो अगर AIMS याद कर सकते हैं तो इससे आपके शिमला डेपुटेशन का जो है ना वो कवर हो सकता है। बाकी 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि तहरीके निस्वा वाज फॉर्म्ड इन 1979 इन कराची, सिंध बाय। अच्छा, तहरीके निस्वा के बारे में ना काफी क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। तो ये जो तहरीके निस्वा थी, ये एक मूवमेंट थी, वुमेन्स राइट ऑर्गेनाइजेशन था, और एक थिएटर ग्रुप लगा लें इन द पाकिस्तान। तो ये कब बनी? अब एक तो ये है कि तहरीके निस्वा जो है वो कराची के अंदर, मतलब बुनियाद रखेगी, किसने रखी थी? शीमा करमानी। ये आपने, मतलब ये इसकी फाउंडर थी। और ये किस सन में? 1979 में। और कहाँ पे? कराची में। अब सेकंड MCQs आपका यहाँ पे कवर हो गया, तीसरा आपका यहाँ पे कवर हो गया। अगर आपका वहां पे कराची ना होगा तो वहां पे सिंध भी हो सकता है। तो ये वुमेन्स के लिए थी, ठीक है, वुमेन्स राइट ऑर्गेनाइजेशन। इसका ऑब्जेक्टिव था जेंडर इक्वेलिटी। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वेलिटी। इन्होंने अवेयरनेस कैंपेन्स लगाई, कल्चर प्रोग्राम्स किए। ठीक है, तो बस इसके बारे में आपने ये सारा कर लेना है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कराची के अंदर है। और ये कब तरीके निस्मा जो है कब चलाएगी? 1979 के अंदर। और किसने? शीमा करमानी ने। और ये इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? वुमेन्स एम्पावरमेंट। ठीक है, वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वेलिटी। ठीक है, ये इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। वुमेन राइट्स के लिए मतलब ये वर्क कर रही थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रूलर ऑफ जूनागढ़ एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इन 1947। कि जब पार्टीशन हुई थी ना 1947, तो जूनागढ़ का जो रूलर था वो कौन था? नॉन मुस्लिम था, हिंदू नेशनलिस्ट था, सिख शहजादा था, या मुस्लिम था? तो तब कौन था? मुस्लिम था। ठीक है, और उसका नेम क्या था? किसी को पता है उसका नेम क्या था? हम थोड़ा सा जूनागढ़ के बारे में भी देख लेते हैं, इसके बारे में भी आपसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो जूनागढ़ है ना, ये एक
मतलब कि प्रिंसली स्टेट थी। और ये अब अगर प्रेजेंट डे की बात की जाए तो ये कहाँ पे है? ये गुजरात इंडिया के अंदर है। ठीक है, गुजरात इंडिया में। वैसे ये प्रिंसली स्टेट थी। तो जब पार्टीशन हुई ना, ड्यूरिंग द पार्टीशन, तो जूनागढ़ जो है वो बड़ा एक कंट्रोवर्शियल इशू बन गया था, क्योंकि इसका जो मुस्लिम रूलर था उसने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहता है। लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे हिंदू पॉपुलेशन जो थी वो ज्यादा थी। तो हुआ क्या था कि इसका जो रूलर था ना, वो कौन थे? मुस्लिम था, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था मोहम्मद। ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है ना, मोहम्मद महाबत खान। ठीक है, मोहम्मद महाबत खान। मतलब जब इंडिपेंडेंस हुई तो ये जो था ना, ये मोहम्मद महाबत खान थ्री, ये उस टाइम जूनागढ़ का जो है वो हुक्मरान था। और ये मुस्लिम था, इसलिए ये पाकिस्तान के साथ मतलब इल्हाक करना चाहता था। लेकिन वहाँ जो इस स्टेट के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो मोस्टली हिंदू थी। ठीक है, 80% यहाँ पे जो थे वो हिंदू थे। इसलिए वो चाहते थे कि वो कहाँ किसके साथ इल्हाक करें? इंडिया के साथ। फिर ये इंडिया में ही आ गई थी। ठीक है, इसने पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया। मतलब कब ज्वाइन किया था इसने पाकिस्तान को? इसने पाकिस्तान को मतलब ज्वाइन कर लिया 15 सितंबर 1947 में, इसने पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने इसका मुखालफत की। और उसने जो है बड़ा इंडिया ने फोर्स किया कि वो इंटर द स्टेट इन नवंबर 1947। ठीक है, कि नवंबर 1947 में फिर ये जो स्टेट थी वो किस में शामिल हो गई? जाके इंडिया में शामिल हो गई। फिर इंडिया ने जो है वो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को संभाल लिया था। मतलब नवंबर में इन्होंने जो है ना वो फोर्स करना स्टार्ट कर दिया था। ओके। फिर बाद में मतलब इंडिया ने नवंबर 1947 में इसमें कंट्रोल कर लिया था। बाद में उन्होंने क्या किया, करवाया था फरवरी 1948 के अंदर ना रेफरेंडम करवाया था। तब मेजोरिटी ने कहा था कि वो इंडिया के साथ ही मतलब रहना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर इस तरह ये स्टेट इंडिया की तरफ चली गई। अगर आप इसका मैं कोई आपको ट्रिक बताऊं तो आप इसको याद कर सकते हैं JMPI के साथ। ठीक है, इससे ये होगा कि जे से क्या था, मतलब जूनागढ़, और एम से महाबत खान। ठीक है, तो मतलब जूनागढ़ किसकी थी? महाबत खान की। पहले पाकिस्तान के पास चलेगी और फिर इंडिया के पास चलेगी। पाकिस्तान आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इन। पाकिस्तान ने ओआईसी को, ठीक है, ओआईसी को कब ज्वाइन किया? तो पाकिस्तान ने ओआईसी को ज्वाइन किया था 1969 के अंदर। अब ये जो ऑर्गेनाइज ओआईसी है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें कि और क्या आपको एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो एक तो आपको ओआईसी का एब्रीवेशन पूछा जा सकता है। तो ओआईसी का एब्रीवेशन क्या है? ओआईसी का एब्रीवेशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ठीक है, ये एक दूसरा एमसीक्यूज आपका यहाँ से कवर हो गया और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम ओआईसी के बारे में बाकी इंफॉर्मेशन देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पता होनी चाहिए। ये सेकंड लार्जेस्ट, यूएन के बाद, अगर यूनाइटेड नेशन के बाद देखा जाए तो ये सेकंड इंटर गवर्नमेंटल लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये कलेक्टिव मतलब ये एक मुस्लिम वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ओआईसी क्या है? मुस्लिम वर्ल्ड की एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद अगर इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हो गया। पहले इसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। अच्छा, कोई बताएगा कि इसका नेम किस सन में चेंज हुआ था? कॉन्फ्रेंस टू कॉपरेशन किस सन में हुआ? ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है।
कॉन्फ्रेंस, बताएं। किसी को नहीं पता? ये 2011 में चेंज हुआ था, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसका नेम पहले क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। तो ये जो कॉन्फ्रेंस था ये चेंज हो गया कॉपरेशन के अंदर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन हो गया। और ये नेम कब चेंज हुआ? ये 2011 में चेंज हुआ था, ठीक है। नेम चेंज इन 2011। ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। रीड किया करें ना आप लोग, मुझे लगता है रीड ही नहीं करते हैं। अच्छा, बाद में ये इस्टेब्लिश कब हुई थी? इसकी इस्टेब्लिश डेट लिख लें। तो ये जो इस्टेब्लिश हुई थी, ये हुई थी 25 सितंबर 1969 में, ठीक है। कब इस्टेब्लिश हुई? 25 सितंबर 1969 में ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जद्दा में, ठीक है, सऊदी अरेबिया में। और इसका सेक्रेटरी जनरल, अब चले सेक्रेटरी जनरल का नेम ही बता दें, तो पेपर में काफी दफा रिपीट हुआ हुआ है। चले इसके सेक्रेटरी जनरल का नेम बताएं, ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल का नेम। सेक्रेटरी जनरल कौन है ओआईसी के? हुसैन इब्राहिम ताहा, ठीक है, गुड। हुसैन इब्राहिम ताहा जो है वो इसके करंट सेक्रेटरी जनरल है। और इनका ताल्लुक किस कंट्री से है? फ्रॉम चैड, गुड, ठीक है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है चैड। ये अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। ये कंट्री कहाँ पे है? चैड। ये अफ्रीका के अंदर है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है, चैड। ये इसका इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। और अगर इसका हम देखा जाए कि टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो 57 इसके टोटल मेंबर्स हैं। बाकी इसकी लैंग्वेजेस के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो कितनी हैं। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो 3 हैं। उनके अंदर अरेबिक है, ठीक है, इंग्लिश है और फ्रेंच है। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बस आपने ना इतना ही इसके बारे में याद रखना है, ओआईसी के बारे में। अच्छा, इसके बाद ना इसके बारे में 2 क्वेश्चन और भी आते हैं कि इसका फर्स्ट समिट कब हुआ था, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट समिट कहते हैं हाई लेवल मीटिंग को। तो इसकी जो फर्स्ट समिट हुआ था वो हुआ था मोरक्को के अंदर, ठीक है। रबात में हुआ था, मोरक्को का सिटी है रबात। तो वहां पे इसका हुआ था इन 1969, ठीक है। फिर इसके सेकंड समिट के बारे में भी पेपर में क्वेश्चन आता है। तो इसका जो सेकंड इस्लामिक समिट हुआ था वो हुआ था लाहौर के अंदर, ठीक है। सेकंड इस्लामिक समिट का हुआ था लाहौर में हुआ था इन 1974। इसके बारे में पेपर में क्वेश्चन आते हैं। और पाकिस्तान इसका फाउंडिंग मेंबर है, ये भी पूछा जाता है, पाकिस्तान इज अ फाउंडिंग मेंबर। पाकिस्तान इसका फाउंडिंग मेंबर है। ओके। ये ओआईसी के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो मैंने सारे आपको इसके अंदर बता दिए। जी जी, आपको फर्स्ट समिट का पता होना चाहिए। जो जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जितनी भी इम्पोर्टेंट है उनका तो आपको समिट का पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपका करंट अफेयर्स का भी सवाल आ जाता है, ये आपका जीके में भी इंक्लूड हो जाता है।
जब आपसे किसी का फर्स्ट या सेकंड सबमिट का ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं, या अभी करंट का पूछा जाएगा कि करंट 25 में कहाँ हुआ, करंट 26 में कहाँ हुआ, ठीक है, 2026 में या 2025 में कब हुआ। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उसमें हमारे पास आ जाती है। हमारे पास यूएन इम्पोर्टेंट है, इसके बाद हमारे पास एससीओ इम्पोर्टेंट है, ओआईसी इम्पोर्टेंट है, नेटो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास अगर देखा जाए तो आईएमएफ इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक इम्पोर्टेंट है, सार्क इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इनके तो आपको सारी डिटेल याद करना जरूरी है, क्योंकि वो आपसे इसमें से करंट अफेयर्स का भी ये टॉपिक बन जाता है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिहाज से भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं, और वो आपसे जीके के लिहाज से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वेयर इज पोर्ट कासिम लोकेटेड, ठीक है। जो कासिम पोर्ट है, ये कहाँ पे है, ये नेक्स्ट इसका आंसर होगा। तो ये कराची के अंदर है, ठीक है। पोर्ट कासिम कहाँ पे है, कराची के अंदर है। और अगर देखा जाए, ज्यादातर ये जो है ना, पाकिस्तान के अंदर वो जितने भी पोर्ट्स हैं वो कहाँ, सिर्फ दो प्रोविंसेस के अंदर है। कौन कौन से, सिंध एंड बलोचिस्तान, ठीक है। पोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर किन दो, क्योंकि इन्हीं के साथ हमारी साइली पट्टी लगती है, सिंध और बलोचिस्तान के अंदर। तो सिंध और बलोचिस्तान में ही हमारी पोर्ट्स हैं, क्योंकि इन्हीं के साथ हमारी साइली पट्टी लगती है। तो ये जो हमारे पास पोर्ट कासिम है, ये पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है। पोर्ट कासिम जो है ये क्या है, ये पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है। पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट, ठीक है। पाकिस्तान की ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है। इसके बाद ये कहाँ पे है, ये पोर्ट कासिम सिंध के अंदर है, मतलब कराची के अंदर है। दूसरा, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1973 के अंदर। ये इंडस्ट्रियल के लिहाज से ना ये काफी इंपॉर्टेंट है पोर्ट कासिम। कौन बताएगा कि पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट पोर्ट कौन सी है, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट पोर्ट कौन सी है। जी जी, ओनली फर्स्ट और फर्स्ट सेकंड और करंट कर लें बस। बताएं लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान कौन सी है, सबसे बड़ी पोस्ट पोर्ट, बंदरगाह। गवादर पोर्ट नहीं है, कराची पोर्ट है। गवादर पोर्ट तीसरे नंबर पे आती है, ठीक है। कराची पोर्ट है। जी कराची, ठीक है। ये सबसे ओल्डेस्ट भी है और सबसे लार्जेस्ट भी है। और ये कहाँ पे है, ये भी सिंध के अंदर है, ठीक है, कराची में। और इसको ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, ये जो इस्टेब्लिश हुई थी ये 1887 के अंदर इस्टेब्लिश हुई। और जो गवादर है, हमारे पास गवादर पोर्ट है, इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख लें, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। गवादर पोर्ट जो है ये हमारी डीप सी पोर्ट है, गवादर के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। और ये ऑपरेशनल है सिंस 2007, ठीक है। ऑपरेशनल कब हुई ये, सिंस 2007। और ये हमने किसकी असिस्टेंस से बनाई थी, चाइना की मदद से। ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट है किसका, सी पैक का, की प्रोजेक्ट ऑफ सी पैक। उसके अलावा और भी है, और मारा पोर्ट्स है, पसनी पोर्ट है, जिवानी पोर्ट है, ठीक है। इस पे आपने डिटेल से देखना है, ठीक है। हाँ जी, ये हमने ओमान से बाय की थी। किस सन में बताएं जरा, ये हमने ओमान से खरीदी थी, कोई किस सन में खरीदी थी, बताएं स्टूडेंट्स। 1058 में,
गुड। ठीक है, ओमान से हमने कब बाई की थी ये? 1058। 1958 है ये था। सॉरी, ये 1958 है, 1058 नहीं है। 1958 में हमने ये ओमान से बाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोगरा फॉर्मूला। ये मैं आपको पहले पेपर में भी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, डिटेल के साथ। तो इसको हम ज्यादा मतलब रीड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द बुक करिस्मेटिक लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये एक बुक है जो कि किसने लिखी है? ये सिकंदर हयात ने लिखी है। ये भी काफी दफा रिपीट हो चुका है पेपर के। इसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कायदे आजम जो हैं ये अपॉइंट हुए थे एज अ थर्ड प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किस साल के अंदर? 1900 के अंदर। ठीक है। 1913 में इन्होंने क्या किया था? मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। कौन बताएगा कि कायदे आजम ने कांग्रेस को कब छोड़ा था? वो नहीं आपको याद करने की जरूरत के इतना ज्यादा भी हमने, ठीक है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं बस उनके बारे में ही पढ़ना। बुक्स के जस्ट आपने ना राइटर्स के नेम ही याद करने हैं। उसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आप। कायदे आजम ने कांग्रेस को कब छोड़ा? 1920 में। और ज्वाइन कब किया था? ठीक है, 1920 में इन्होंने क्या किया था? लीव कांग्रेस। 1906 में। ठीक है। कायदे आजम ने कायदे आजम ने जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस को ज्वाइन किया था 1906 में और उसको लीव कर दिया था 1920 में। और कायदे आजम ने जो मुस्लिम लीग था इसको ज्वाइन किया था 1913 के अंदर। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी, 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु प्रपोज्ड अ 4 पॉइंट फॉर्मूला फॉर रिजॉल्विंग द कश्मीर डिस्प्यूट। तो किसने प्रपोज किया था 4 पॉइंट फॉर्मूला? परवेज मुशर्रफ ने। ठीक है, जनरल परवेज मुशर्रफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बस इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं कर। डायरेक्टरी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। मुशर्रफ कब डाई हुआ? हाँ, ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। बताएं जरा। मुशर्रफ की जो डेथ हुई है वो कब हुई है? देखिए, अभी हम जनरल परवेज मुशर्रफ को नहीं पढ़ रहे। जब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल के साथ तो फिर उसमें ये भी आ जाएगा। जनरल परवेज मुशर्रफ 1900, कौन कह रहा है कि 1988 में इसकी डेथ हुई है? हैं? इसकी जो डेथ हुई है ना वो 5 फरवरी 2023 में हुई है। जी, 2023 में, 5 फरवरी 2023 में इसकी डेथ हुई। दुबई के अंदर। और मतलब टोटल इसकी एज कितनी है? 79 ईयर्स। जी। अच्छा, आगे क्वेश्चन देखें कि डीआरसी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर विच एक्ट। जो डीआरसी सिस्टम था वो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया अंडर विच एक्ट? तो डीआरसी सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो ये इंट्रोड्यूस जो करवाया गया था ना वो किस एक्ट के अंडर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है।
अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो डीआरसी है इसका क्या मतलब है। डीआरसी का मतलब है डुअल गवर्नमेंट। जी, डुअल गवर्नमेंट। जस्ट 1 मिनट। तो ये कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था? ये जो मतलब डुअल गवर्नमेंट होगी, सीएम की अपनी कैबिनेट होगी और गवर्नर की अपनी कैबिनेट होगी। तो ये जो है ये केम इनटू फोर्स इन 19। अच्छा, अब इसमें ना दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको इंट्रोड्यूस की बात की जाएगी तो वो क्या होगी, और एक होता है इनफोर्स। दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इंट्रोड्यूस करवाया, ये जो डीआरसी सिस्टम था ये कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था, कौन बताएगा? एक आएगा इंट्रोड्यूस का क्वेश्चन और एक आता है इनफोर्स। इंट्रोड्यूस कब करवाया गया था डीआरसी सिस्टम? 1919 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप मुझे क्या बता रहे हैं? इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1919 में। ठीक है, और ये इम्प्लीमेंट हुआ था, मतलब इनफोर्स हुआ था 1921 से, और ये रहा था 1937 तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके पास इंट्रोड्यूस का क्वेश्चन आएगा तो 1919 में, ठीक है, अंडर विच एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। और अगर इनफोर्स मतलब इम्प्लीमेंट कब हुआ, तो ये इम्प्लीमेंटेड या इनफोर्स, ठीक है, तो इम्प्लीमेंट कब हुआ? 1921 के अंदर, और कब तक रहा? 1937 के अंदर। ये डीआरसी सिस्टम के बारे में आपसे जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को क्या कहा जाता है? मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को आल्सो नोन एज मोंटेगो। ये किसी ने मुझसे अगले दिन क्वेश्चन भी पूछा था। मोंटेगो चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, 1919। तो इसको ये भी कहा जाता है। ये जो मोंटेगो था ना, ये उस वक्त क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था, जिसे कहा जाता है वजीरे हिंद। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था। ठीक है, और ये जो चैम्सफोर्ड था ना, ये वायसराय था। ठीक है, चैम्सफोर्ड ये क्या था उस टाइम का? ये वायसराय था। तो जब इंट्रोड्यूस करवाया था ना डीआरसी सिस्टम, तो उस वक्त वायसराय कौन था? चैम्सफोर्ड था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि बस आपने इसके बारे में इतना ही याद रखना है। इसको हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। यही क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, इंडस वाटर ट्रीटी वाज ब्रोकर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था वो किसकी हेल्प से हुआ था? वो वर्ल्ड बैंक की हेल्प से हुआ था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इंडस वाटर ट्रीटी को देख लेते हैं कि हमारा जो इंडस वाटर ट्रीटी था ये क्या हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था रिवर्स को लेकर। तो उसके बारे में हमने ये पढ़ना है। ये कब हुआ था? ये साइन हुआ था 19 सितंबर 1960। ठीक है, कब साइन हुआ था? 19 सितंबर 1960 में ये साइन हुआ था। जी, गुड शाहिदा। उसके बाद विद द असिस्टेंस ऑफ, किसकी हेल्प से? वर्ल्ड बैंक की हेल्प से। और ये कहाँ पे साइन किया गया? ये साइन हुआ कराची के अंदर। ठीक है, कराची के अंदर ये साइन हुआ। और 1 अप्रैल 1960 से ये अफेक्टिव हो गया था। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट हो गया था। ठीक है, उस वक्त कौन किस किस के दरमियान हुआ था? पाकिस्तान की साइड से कौन था?
पाकिस्तान की साइड से था अयूब खान। ठीक है, पाकिस्तान की साइड से कौन थे? अयूब खान। और इंडिया की साइड से कौन था? इंडिया की साइड से था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू था इंडिया की साइड से, और पाकिस्तान की साइड से अयूब खान। और कितने रिवर्स पर ये एग्रीमेंट हुआ था? ये 6 रिवर्स पर एग्रीमेंट हुआ था। तो इसमें तकसीम किस तरह से हुई थी? तकसीम इस तरह से हुई थी कि पाकिस्तान, और हम जरा इधर से देख लेते हैं, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान के पास जो इंडिया के पास थे वो ईस्टर्न रिवर्स चले गए थे। ठीक है, ईस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान के पास, सॉरी, इंडिया के पास, और वेस्टर्न रिवर्स किसके पास? पाकिस्तान के पास। अब वो रिवर्स, 3 रिवर्स कौन कौन से थे जो पाकिस्तान के पास गए? उसमें एक था इंडस, एक था झेलम, और तीसरे का नाम क्या है? चेनाब। ठीक है, और जो ईस्टर्न रिवर्स इंडिया के पास गए वो कौन से थे? रावी, सतलुज और ब्यास। ये भी पांच पेपर्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। जी जी, गुड। उसके बाद आप अगर इसको मेमोरी ट्रिक करें तो इंडिया का आप जो है वो याद कर सकते हैं इसको आरबीएस से। ठीक है, रावी, ब्यास, सतलुज। और अगर पाकिस्तान के रिवर्स को याद कर सकें तो इसका आप ट्रिक कर सकते हैं आईजेसी, इंडस, झेलम एंड चेनाब। मतलब ये याद करने के लिए है आप, बस आपने इसके बारे में इतना याद रखना है, इंडस वाटर ट्रिटी के बारे में। वर्ल्ड बैंक, अगर देखा जाए तो ये जो वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक,